Chapter number 3, Rich Dad, Poor Dad, Mind Your Own Business. टॉपिक इस माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने असासों पर तवज्जो देते हैं जबकि बाकी सब लोग अपनी इनकम के गोशवारे जमा करने पर तवज्जो देते हैं। 1974 में रिकरॉक जो कि मैकडॉनल्ड के बानी थे को टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन में एमबीए क्लासेस के सामने खिताब करने के लिए मदऊ किया गया। मेरा एक दोस्त उसी एमबीबी क्लास में तालीम था। एक मुतासर कुन और ज़बरदस्त तकरीर के बाद क्लास बर्खास्त हुई और तलबा ने दरख्वास्त की कि वो इनके पसंदीदा बैंक आउट पर चंद मशरूबात के लिए इनके साथ चलें। रे ने जो खुश दिली से उनकी दरख्वास्त कबूल करी। जब सब ने अपने मशरूबात के लिए तो उन्होंने पूछा कि आपके ख्याल में मेरा कारोबार क्या है। मेरे दोस्त ने कहा। सब हंसने लगे। ज़्यादातर एमबीए के तलबा समझे कि रे मजाक कर रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया तो रे ने दोबारा पूछा, आपके ख्याल में मेरा कारोबार क्या है। तलबा एक बार फिर हंस पड़ा। आखिरकार एक बहादुर तालिब इल्म ने जोड़ दिया और कहा, दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप बर्गर के कारोबार में हैं। रे मुस्कुराए और बोले, यही मैं सुनने की तवक्का कर रहा था। उन्होंने तवक्कुफ के फौरन कहा कि ख़वातीनो हज़रात, मैं बर्गर के कारोबार में नहीं हूँ, मेरा असल कारोबार रियल एस्टेट है। मेरे दोस्त के मुताबिक रे ने अपनी सोच के बारे में तफसील से वजाहत की। उनके कारोबारी मंसूबे में हर बर्गर फ्रेंचाइज बेचना बुनियादी मकसद था, लेकिन वो कभी भी इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करते थे कि हर फ्रेंचाइज का मकाम सबसे अहम अंसर था। वो जानते थे कि ज़मीन और उसका महल वकूफ़ किसी भी फ्रेंचाइज की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। बुनियादी तौर पर जो भी शख्स मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज ख़रीदता था वो दर हकीकत रैक रॉक की तंजीम के लिए वो ज़मीन भी ख़रीद रहा होता था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में सबसे बड़ा वाहिद रियल एस्टेट मालिक है। यहाँ तक कि कहते लोग चर्च से भी ज़्यादा ज़मीन का मालिक है। मैकडॉनल्ड के पास दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कीमती चौराहे स्ट्रीट रोल्स हैं। मेरे दोस्त के मुताबिक ये सबक उसकी ज़िंदगी के सबसे अहम असबाक में से एक था। आज वो कार वॉश का मालिक है, लेकिन उसका असल कारोबार उनका वॉश के नीचे की ज़मीन है। पिछले बाप में ये वजाहत की गई कि ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। पहले वो कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, फिर हुकूमत के लिए टैक्स अदा करते हैं और आखिर में बैंक के लिए जो उनके घर के कर्ज का मालिक होता है। जब मैं छोटा था हमारे इलाके में मैकडॉनल्ड नहीं था, लेकिन मेरे अमीर वालिद ने मुझे और माइक को वही सबक सिखाया जो रिकरॉक ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पढ़ा था। यह अमीरों का तीसरा राज है, अपने कारोबार पर तवज्जो दो। माली मुश्किलात अक्सर इस वजह से पैदा होती हैं कि लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं और जब उनकी उम्र बढ़ जाती है तो उनके पास अपनी मेहनत का कोई काबिल ज़िक्र नतीजा नहीं होता। हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम नौजवानों को अच्छी मुलाजमत के हासिल करने के लिए तैयार करता है, जहाँ वो तालीम महारतें हासिल करते हैं और उनकी ज़िंदगी तनख्वाह या आमदनी को गोशवारे के लिए गिरद घूमती है। ज़्यादातर लोग मज़ीद तालीम हासिल करते हैं ताकि इंजीनियर, साइंसदान, शेफ़, पुलिस अफसर, आर्टिस्ट, मुसन्निफ़ वगैरह बन सके। ये पेशा वराना महारतें उन्हें मुलाजमत हासिल करने और उस पैसा कमाने के काबिल बनाती हैं। लेकिन आपके पेशे और आपके कारोबार में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका कारोबार क्या है? वो जवाब देते हैं, मैं बैंकर हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, क्या आप बैंक के मालिक हैं? तो आम तौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहाँ मुलाजमत करता हूँ। यहाँ वो अपनी मुलाजमत को अपने कारोबार से मिला रहे होते हैं। इनका पेशा तो बैंकर है, लेकिन इनका ज़ाती कारोबार नहीं। स्कूल का एक मसला ये है कि आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। अगर आप खाना पकाने की तालीम हासिल करते हैं तो शेफ़ बन जाते हैं, कानून पढ़ते हैं तो वकील बन जाते हैं और अगर आपकी गाड़ियों की मरम्मत का कोर्स करते हैं तो मैकेनिक बन जाते हैं। मसला ये है कि ज़्यादातर लोग अपना कारोबार संभालना भूल जाते हैं। वो सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं और अमीर बना देते हैं, लेकिन ख़ुद के लिए कुछ नहीं करते। माली तौर पर मजबूत होने के लिए आपको अपना कारोबार संभालना होगा। या आपकी आमदनी इनकम पर नहीं बल्कि आपके असासों एसेट्स पर डिपेंड करता है। जैसा कि पहले ही कहता, सबसे अहम उसूल ये है कि असासे और कर्ज, एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क समझें और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स ख़रीदें। अमीर लोग अपनी तवज्जो अपने एसेट्स पर रखते हैं जबकि बाकी लोग अपनी आमदनी पर ध्यान देते हैं। इसलिए हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं, मुझे तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत है, काश मुझे तरक्की मिल जाए, मैं मज़ीद पढ़ाई करूं ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, मैं ओवर टाइम करूंगा, शायद मैं दूसरी नौकरी ले लूं। यह सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये आपको माली तौर पर आज़ाद नहीं कर सकती। ये सब तरीके आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो देते हैं, जबकि माली आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि आप इजाफ़ी आमदनी को ऐसे असासे ख़रीदने में लगाएं जो आपके लिए मज़ीद पैसा कमाएं। ज़्यादातर लोग माली मुश्किलात का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। गरीब और दरमियान तबके के लोग ज़्यादातर मोहतात रवैया अपनाते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनके पास माली सिक्योरिटी नहीं होती।
وہ اپنی نوکریوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور سیف کھیلتے ہیں۔ جب کمپنی میں ملازمین کو نوکری سے نکالنا یعنی ڈاؤن سائزنگ شروع کیا تو لاکھوں لوگ سمجھ گئے کہ جس گھر کو وہ اپنی سب سے بڑی ملکیت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی جیب خالی کر رہا ہے۔ ان کی گاڑی جو ایک اثاثہ سمجھی جاتی تھی وہ ہر ماہ ان کے پیسہ خرچ کر رہی تھی۔ ان کا گیراج میں رکھے مہنگے گولف کلب جو انہیں $1000 میں خریدے تھے اب اتنے بھی قابل نہیں رہے تھے۔ نوکری ختم ہوتے ہی ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے کام آ سکے۔ جب آپ گھر یا گاڑی خریدنے کے لیے بینک میں لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنی کل ملکیت یعنی نیٹ ورتھ لکھنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر بینک کچھ مخصوص چیزوں کو ایسٹس مانتے ہیں چاہے وہ حقیقت میں پیسہ بنانے کے بجائے پیسہ خرچ کر رہی ہو۔ ایک بار جب میں نے لون کے لیے اپلائی کیا تو میری مالی حالت زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے اپنی فہرست میں شامل کر لیا میرے نئے گولف کلب، میری آرٹس کلیکشن میں کتابیں، الیکٹرانکس، مہنگے سوٹ، گھڑیاں، جوتے اور دوسری ذاتی چیزیں۔ لیکن میرا لون پھر بھی ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ تھی۔ لون کمیٹی کو پسند نہیں آیا کہ میں کرائے سے اتنا زیادہ پیسہ کما رہا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے پاس ایک عام نوکری اور تنخواہ ہو جیسے باقی سب لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ مدعا خیز بات تھی کہ بینک نے میرے مہنگے کپڑوں، گولف کلب اور آرٹ کلیکشن پر اعتراض نہیں کیا، لیکن انہیں یہ پسند نہیں آیا کہ میں سرمایہ کاری میں پیسہ کما رہا تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی مشکلات ہو جاتی ہیں جب عام طریقے سے ہٹ کر کچھ کرتے ہیں۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ ان کی کل مالیت یعنی نیٹ ورتھ $1 ملین یا $1,00,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے ایسٹس بیچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس پر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ مالی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ ان کی آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے اثاثے بیچنے لگتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی چیزیں عام طور پر ان کی اصل قیمت سے بہت کم میں بکتی ہے، اور اگر انہیں ان پر منافع ہوتا ہے تو حکومت اس پر ٹیکس کے لیے لیتی ہے، جس سے وہ مزید مشکلات میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اکثر لوگ نیٹ ورتھ کی حقیقت میں اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنا کاروبار سنبھالنا شروع کریں، اپنی نوکری جاری رکھیں، لیکن ریئل ایسٹس خریدنا شروع کریں۔ ایسی چیزیں مت خریدیں جو محض خرچے بڑھائیں اور جن کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک نئی گاڑی جیسے ہی آپ خرید کر گھر لے جاتے ہیں وہ اپنی قیمت کا 25% کھو دیتی ہے، چاہے بینک اسے آپ کے اثاثے میں شمار کرے۔ حقیقت میں یہ ایک ذمہ داری لائبلٹی ہے، نہ کہ اثاثے۔ میں نے $400 کا نیا نائٹیم گولف کلب خریدا، لیکن جیسے ہی میں نے پہلی بار اس سے شاٹ لگایا اس کی $150 رہ گئی۔ خرچے کم کر، ذمہ داریاں گھٹائیں اور حقیقی آزادی بنیں۔ جو نوجوان ابھی تک گھر پر رہے ان کے والدین ان کے اثاثے ہیں اور ذمہ داریوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ انہیں جلدی اثاثے بنانے کی ترغیب دیں تاکہ وہ شادی، گھر، بچوں اور قرضوں کے چکر میں پھنس کر پوری زندگی نوکری سہارے نہ گزاریں۔ میں نے بہت سے نوجوانوں جوڑوں کو دیکھا کہ جو شادی کے فوراً بعد خود کو ایک ایسے طرز زندگی میں پھنسا لیتے تھے جس کی وجہ سے وہ برسوں تک قرض میں جکڑے رہتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے لیے کچھ نہیں بچایا۔ جب ان کے بچے بڑے ہو گئے گھر چھوڑ دیتے ہیں تبھی اچانک ان کے اپنے والدین بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ مزید ذمہ داریوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو آخر وہ کون سے حقیقی اثاثے ہیں جو آپ یا آپ کے بچے حاصل کریں؟ میرے مطابق اصل ایسٹس یہ ہیں۔ ایسے کاروبار جو میرے بغیر بھی چل سکتے ہیں، میں انہیں اون کرتا ہوں لیکن ان کا انتظام دوسرے لوگ سنبھالتے ہیں۔ اگر مجھے وہاں خود کام کرنا پڑے تو وہ کاروبار نہیں بلکہ میری نوکری بن جاتی ہے۔ حقیقی اثاثے، ریئل ایسٹس جو آپ بنا سکتے ہیں، شیئرز، بانڈز، ایسی جائیداد جو کرائے پر دی جا سکے، انکم جنریٹنگ ریئل اسٹیٹ، قرضے کے نوٹس، رائلٹی جیسے موسیقی، اسکرپٹڈ یا پینٹ سے ملنے والی کمائی، ہر وہ چیز جس کی قدر بڑھ سکتی ہو، آمدنی دے سکتی ہو اور جس کی مارکیٹ میں مانگ ہو۔ میرے غریب والد نے مجھے اچھی نوکری ڈھونڈنے کا مشورہ دیا، لیکن میرے امیر والد نے مجھے وہ اثاثے حاصل کرنے کا کہا جن سے مجھے محبت ہو۔ اگر آپ کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی تو آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ مجھے ریئل اسٹیٹ بہت پسند ہے، اس لیے میں زمین اور عمارتیں خریدتا ہوں۔ میں چھوٹی کمپنیوں کے شیئرز لینا پسند کرتا ہوں، خاص طور پر نئی کمپنی، کیونکہ میں ایک کاروباری شخص ہوں، کارپوریٹ بندہ نہیں۔ میں نے بڑی کمپنیوں میں کام کیا، زیرور، میرین کرافٹس، اسٹینڈرڈ آئل، لیکن میں نے ہمیشہ اپنا کاروبار شروع کرنے میں دلچسپی رکھی۔ میں کمپنی کو چلانے سے زیادہ شروع کرنا پسند کرتا ہوں۔ میں سرمایہ کاریوں کی حکمت عملی اسٹاک مارکیٹ میں زیادہ تر
स्टॉक मार्केट में मैं ज़्यादातर 1 साल में बेच देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं छोटी प्रॉपर्टी से शुरुआत करता हूँ और फिर बड़ी प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करके टैक्स बचाता हूँ। मैं ज़्यादातर 7 साल से पहले ही प्रॉपर्टी बेच देता हूँ ताकि वो ज़्यादा मुनाफा ले सके। अब मैं अपना कारोबार खुद संभालें, नौकरी करते रहें लेकिन साथ में हकीकी असासे अपनाएं। मैंने जब भी मेरिन करोर या ज़ेरोर में नौकरी की तब भी मैं अपने असासों पर काम किया। मेरे अमीर वालिद हमेशा कहते थे माली तालीम यानी फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हर किसी को अपना कारोबार शुरू करना चाहिए? नहीं, 90% कंपनियां 5 साल में फेल हो जाती हैं। बचने वाली कंपनियों में से भी 90% आखिरकार नाकाम हो जाती है। इसलिए अगर आप वाकई अपने कारोबार के बारे में पुरजोश हैं तो उसे शुरू करें, वरना नौकरी करें और साथ में अपने ससासे बनाएं। अपने कारोबार से मतलब रखो का मतलब यह है कि अपने एसेट्स बढ़ाओ और उन्हें मजबूत बनाओ। जो भी पैसा तुम्हारे असासों में जाए उसे कभी बाहर ना निकालो। एक बार पैसा तुम्हारे असासों कॉलम में आ जाए तो वो तुम्हारा मुलाजिम बन जाता है। पैसा 24 घंटे काम कर सकता है और नस्लों तक चल सकता है। अपनी नौकरी करो और मेहनती बनो, लेकिन साथ साथ अपने असासे भी बढ़ाते रहो। अमीर और गरीबों में फ़र्क। गरीब और मिडिल क्लास के लोग पहले ऐशो इशरत की चीज़ें खरीदते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, हीरे सोने के जेवरात और बड़ी कोठियाँ, ताकि दौलतमंद लग सकें। जबकि हकीकी अमीर लोग पहले अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि उनके असासे आमदनी देना शुरू कर देते हैं, तब वो उसी आमदनी से ऐशो इशरत की चीज़ें खरीदते हैं। गरीब लोग अपने खून पसीने और बच्चों के मुस्तकबिल को गिरवी रखकर चीज़ें खरीदते हैं। ऐशो इशरत की चीज़ें कब खरीदनी चाहिए? सच्ची ऐशो इशरत वो होती है जो तुम्हारे असासे तुम्हारे लिए खरीदें। जब मेरे और मेरे बीवी किम के अपार्टमेंट किराया देना शुरू हुआ तो उसने अपनी मर्सिडीज़ खरीदी। इसे इजाफी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसकी रियल एस्टेट की कमाई ने गाड़ी खरीदी। हाँ, इसे 4 साल इंतज़ार करना पड़ा जब तक उसके असासे उसके काबिल ना हो गए, लेकिन अब वो गाड़ी उसके लिए एक इनाम दे है क्योंकि वो माली तौर पर समझदार थी। दूसरी तरफ आम लोग क्या करते हैं, वो बोर होकर या दूसरों को मुतासिर करने के लिए गाड़ी या कोई और चीज़ कर्जे पर ख़रीद लेते हैं। बाद में वही चीज़ उनके टेंशन और माली बोझ बन जाती है। अब तुम एक नया राज सीखने के लिए तैयार हो? ये वो राज है जो अमीरों को सबसे आगे ले जाता है।